तुम थोड़ी ना दो तीन लड़कियों के साथ में सहवास करोगे, हम भी करेंगे, हम कि भी। मैं क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हूँ? वो अपने घर में काम करने को बोलती है नौकरानी, लेकिन नौकरानी बनकर जा रही है, उसको बोलती है जॉब। हमारी बेटी वहां पे रहती है, क्या करती है क्या करती है, कुछ पता थोड़ी है। हमारे पुरखे ऐसे बेवकूफ नहीं थे। हमारे यहाँ देवियों पूजा की जाती है यार, लड़की को देवी मान करके। केवल महिला बीज बचा सकती है। मानक खत्म कर दो, सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। हमारे पुरखे हमको नियमों के रूप में मान्यताएं देकर गए हैं। हमारे हर त्योहार में साइंस छुपी हुई है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में ये मूल में है कि कोई किसी का शोषण ना कर पाए, क्योंकि हमने मानक तय किए हुए हैं। पूरी दुनिया में कहीं किसी मुल्क के अंदर कहीं कोई मानक तय नहीं है। आदमी का मानक, औरत का मानक, आदमी और औरत के संबंधों का मानक, आपस में गांव में चलने का मानक, वो धर्म, मानव धर्म क्या है, पशु के साथ हमारा किस तरह का रिश्ता हो, पेड़ों के साथ हमारा क्या रिश्ता हो, माटी के साथ अपना क्या रिश्ता हो, पानी के साथ अपना क्या रिश्ता हो, ये सब हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर वर्णित है कि हमारा मानक क्या है, हमारे जीने का मानक क्या है। मानक खत्म कर दो, सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। मानक मतलब स्टैंडर्ड, एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर के व्यक्ति को इंसान कहा जाएगा, इस लेवल से नीचे वाले को शैतान कहा जाएगा, या हैवान कहा जाएगा, या अपराधी कहा जाएगा। ये सब मानक हैं, स्टैंडर्ड है। यहां पर अपराधी को आप लोग एमएलए बना देते हैं, या हीनियस क्राइम करने वाले को आप लोग बिठा देते हो। अरे 182 केस थे योगी के ऊपर, जब उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 80 से ऊपर तो हीनियस क्राइम के हैं, लूटपाट, हत्या की कोशिश और इस तरह के मुकदमे, जिनको मुख्यमंत्री बनने के बाद हटा दिया गया। ऐसे अपराधियों, आदमखोर और तड़ीपार जैसे लोगों को हम लोग सिर पे बैठा के रखते हैं। ये मानक खत्म करने की वजह से ही इस देश का सत्यानाश हुआ, बल्कि पूरी दुनिया का सत्यानाश हुआ। आप कहते हो महिलाओं की बराबरी का नाटक खेला जाता है फेमिनिज्म के नाम पर, कि कहते हैं कि महिलाएं जो पुरुषों के बराबर हैं। महिला पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती है। अगर महिला पुरुष के बराबर होती तो उसको बराबर पैदा किया होता भाई, उसको यूट्रस थोड़ी दिया होता। महिला केवल महिला बीज बचा सकती है, केवल मादा बीज बचा सकती है। चाहे पेड़ हो, चाहे फूल हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, मादा के पास ही कैपेसिटी है बीज को अपने अंदर संरक्षित रखने की। आदमी बचा लेगा क्या? बराबर कैसे हो गई वो? उससे कहीं ऊपर है भाई। फिर कहेंगे मुझे भी आदमी के बराबर आना है, उसका लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन उसको ये कहकर कि आदमी के बराबर आना है, उसका लेवल नीचे गिराया जाता है। वो कहती है तुम सिगरेट थोड़ी पियोगे, मैं भी पीऊंगी। तुम दारू खाली तुम थोड़ी पियोगे, हम भी पियेंगे। तुम थोड़ी ना दो तीन लड़कियों के साथ में सहवास करोगे, हम भी करेंगे, हम भी जाकर के वहां जाओगे। गुड़गांव चेक करो ना एक बार जाकर के। और अभी तो खबर छपी थी ना कि कनाडा में रहने वाली लड़कियां देह व्यापार करती हैं अपना खर्चा चलाने के लिए, जो यहाँ से लड़कियों को भेज रहे हैं बड़े विदेश में। हमारी बेटी वहां पे रहती है, क्या करती है क्या करती है, कुछ पता थोड़ी है, क्योंकि बराबर आ चुकी है ना वहां की लड़की। सिगरेट ऐसे बराबर में पी रही है, गुटखा बराबर खा रही है, वो बीज अंदर रख पाएगी, उतना ही शुद्ध रूप में बीज रख पाएगी। इसीलिए महिलाओं को इस करप्शन से दूर रखा गया था, उनको कैद नहीं किया गया था भाई। आदमी को औरत की कदर पता थी, इसलिए वहां पर शुद्धता का, वर्जिनिटी का, और सही समय पर शादी का, और पूरे फैमिली के उस आचरण में, उस फैमिली की छांव में रखने का ये रिवाज रखा गया था। पूरा परिवार पूरा समझता था, पूरे सिस्टम को समझता था पूरा समाज। जैसे आजकल आपको टीवी के ऊपर नजर आएगा कि लड़का लड़की एक समान, नहीं, लड़का लड़की एक समान नहीं होते हैं। जो लड़की कर सकती है वो लड़का कभी नहीं कर सकता। अगर एक कबीले में 100 औरतें और 100 मतलब मर्द हैं, और किसी युद्ध में अगर 99 मर्द मर जाएं और एक ही मर्द रहे, तो 100 औरतें एक साल में 100 बच्चे पैदा कर देंगी, 100 नए बच्चे। लेकिन यदि एक ही महिला रह जाए और 99 मतलब औरतें मर जाएं, और चाहे 100 के 100 मर्द हों, एक ही महिला एक साल में एक ही बच्चा पैदा कर पाएगी। वो कबीला खत्म हो जाएगा जिसकी महिला खत्म हो गई। तो लड़का लड़की एक समान वाला प्रोपेगेंडा, ये महिलाओं को घर से बाहर निकालकर दूसरे व्यसनों में, डिप्रेशन में, अपने परिवार से दूर, अपनी संस्कृति से दूर, इन सब चीजों को भुलाने के लिए और बीमार रखने के लिए, और स्पेशली वो बीज का संरक्षण ना कर पाए, इसलिए किया गया था। इसलिए ये बात उनके दिमाग में डाली गई थी कि मैं क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हूँ। ये बातें जो हैं, ये पूरा मीडिया चैनल का प्रोपेगेंडा था, जिसमें महिला ये कह रही है कि मैं क्या यही काम करने के लिए हूँ। उसमें महिला को वो काम इसलिए दिए गए थे, घर के काम, कि तुम्हें एक तो जो बाहर के जो व्यसन है, पोल्यूशन है, गंदगी है, दूसरे व्यभिचार है, उनसे तुम ठीक रहो, क्योंकि उनके ऊपर पार पाना, समाज के अंदर बदलाव होते रहते हैं, कभी नशा, कभी अपराध, और जिसने राज करना है वो समाज को तोड़ने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। कोई भी हो राज करने वाला, इसमें मैं किसी भी सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। तो महिला को इसलिए कहा कि तुम ये काम संभालो, जो काम जो एक्चुअली बहुत भारी है, जो काम आपको लगता है कि घर में रहने वाली महिला जो है बहुत हल्के काम या उसको भारी काम नहीं है, वो बहुत भारी काम है जो वो कर रखे हैं। और ऊपर से उसको बच्चों की परवरिश करनी है, क्योंकि अगली पीढ़ी को बचाने का और संस्कार देने का काम महिला बखूबी कर सकती है। और आदमी जो कि बाहर जा करके, जो एक तरह से आप किसी कंपनी का एग्जांपल लीजिए, उसमें मैनेजर कभी घर कंपनी से बाहर नहीं जाता है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो नौकर हैं, वो भागते हैं, जो सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा दौड़ता है। तो महिला को मैनेजर की पोस्ट दी गई घर के अंदर, कि तुम सब कुछ कमा करके उसके हाथ में दिया गया कि तुम ये संभालो, बाकी घर बाहर जाने वाले काम हम एग्जीक्यूटिव लोग कर लेंगे, हम सेल्समैन लोग कर लेंगे। तो आदमी ने अपने आप को उस खतरे के सामने रखा और महिला को बचाने के लिए सब किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया।
घर में जो अगर औरत है वो हाउसवाइफ है, वो होम मेकर है, अगर वो अपना घर संभाल रही है तो घर में वो सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। और उसके काम में, क्योंकि उसको काम के बदले में उसको कोई मतलब प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है, जिसको हम तनख्वाह कहते हैं, कोई सैलरी नहीं मिलती है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है, उसका कोई संडे, बल्कि संडे को सबका पकोड़े खाने का मन कर जाए तो उसका काम बढ़ जाता है कि रोटी भी बनाएगी और पकोड़े भी बनाएगी वो, है ना। मतलब उसका काम बढ़ रहा है उस दिन, जिस दिन बाकी लोगों की छुट्टी है। बाकी लोग तो थक जाते हैं क्योंकि उनको 9 से 5 काम करना पड़ता है, और वो होम मेकर सुबह 4 से लेकर रात तक नहीं थकती है। मुझे क्या पता अभी कितना टाइम बचा है, 20 मिनट। हाँ, समझे। तो अब वो समाज में, अब टीवी में, अखबार में फिर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, कुछ अखबारों में कटिंग्स आएंगी जिसमें उन महिलाओं के ऊपर चर्चा होगी जिन महिलाओं ने अपने घर की दीवारों की बंदिशों को, अपने समाज के उन रीति रिवाजों को तोड़ करके और बिजनेस करना चाहा, और वो बिजनेस में कामयाब हुई। वो ये तो छाप देते हैं कि इतनी औरतें बिजनेस में कामयाब हुई, वो कितनी औरतों ने उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपना शोषण करवाया था वो कोई नहीं छापता। कितनी महिलाएं नौकरी करने लगी वो ये तो बता देंगे, लेकिन उससे कितनी महिलाओं ने नौकरी पे जाते हुए कितनी प्रताड़ना सही है और पूरे फैमिली में क्या माहौल बना है उसको कभी नहीं छापेंगे वो। कितनी महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ग्रुप बना करके लोन लिया सरकार से और अपना बिजनेस शुरू किया, वो लिज्जत पापड़ की कहानी आपको बड़ा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएंगे कि जब अब उनकी चक्कर में बहुत सी औरतों ने लोन लेकर जब सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया है तो मात्र 50,000 रुपए के लोन के लिए उनके घर में गुंडे घुसकर गालियां देते हैं उनकी औरतों को। अभी वो सरकार ने चालू किया है नया, औरतों को भी लोन देना शुरू कर दिया है, घर की औरतों को भी, और फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को घरों से निकालने का पूरा गेम चलाया इन्होंने कि उनका फैमिली कल्चर टूटे, आपका फैमिली कल्चर टूटे। अब हमारे घर में हमारी औरतें किस पोजीशन पर होती थी? कभी अगर गौर से देखोगे आप, कंपनियों में किस किस ने काम किया है, प्राइवेट कंपनियों में, या कल्चर देखा है काम करने का किस किस ने? हाथ खड़ा करके बताएं जरा, हैं कुछ लोग, है ना। अब मैं आपको कंपनी के काम करने का कल्चर बताता हूं आपको क्या है। कंपनी में जो सेल्समैन है वो कंपनी में आएगा, हाजिरी लगाएगा, सुबह सुबह अपने बॉस को बताएगा कि मुझे यहां सेल करने जाना है, और वो सुबह निकलेगा। वहां से लीड बनेगी अगर और कुछ चांसेस लगेंगे तो वो अपने सीनियर को बताएगा कि यहां मेरे से मिलना पड़ेगा आपको, तो वो थोड़ा ज्यादा नॉलेज वाला आदमी जाके मिलने जाएगा। फिर उसके बाद बाकी उससे बड़ा होगा तो वो फिर कभी इमरजेंसी में वो जाएगा, बड़े क्लाइंट के पास थोड़ा बड़ा बॉस जाएगा, और जो सबसे बड़ा बॉस होगा घर के अंदर वो बताएगा किसने क्या करना है, और सारे लोग पैसा इकट्ठा करके उस सबसे बड़े बॉस के पास इकट्ठा करेंगे पूरी सेल को। ऐसा ही होगा ना, यही होता है ना कंपनी का कल्चर। अब इसको अगर आप घर के कल्चर को साथ शामिल करोगे, अगर हम आज से 20 साल 50 साल पहले का कल्चर अपने गांव का देखें, तो आदमी खेत में काम कर रहा है, चाहे समाज में काम कर रहा है, चाहे बाहर पंचायत का काम करने जा रहा है, कुछ भी करने जा रहा है, वो सारा कमाई करके जब फसल का जो पैसा बचता है सारा खर्चे निकाल के, तो वो किसको पकड़ाता है? घर की औरत को देता था वो। नहीं, आदमी ने कभी पैसा अपने पास रखा नहीं था, आदमी ने अपना सारा पैसा अपने घर की औरत को दिया था। औरत हमारे घर में मैनेजर की तरह थी। मैनेजर कभी घर से नहीं निकलता है, मालिक नहीं निकलता है, नौकर निकलते हैं घर से बाहर ना। उन्होंने हमारी औरतों को नौकर बनाने के लिए काम का चालू कर दिया। कितना बड़ा खेल खेला देखो, परिवार भी तोड़े, बच्चों की संभाल करने वाला भी कोई नहीं बचा, उनके खाने की देखरेख करने वाला भी कोई नहीं बचा, और अब आपकी औरत आपको कहेगी कि मैं क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए हूं, मैं नौकरानी थोड़ी हूं। वो अपने घर में काम करने को बोलती है नौकरानी, लेकिन नौकरानी बनकर जा रही है उसको बोलती है जॉब। जो सच में नौकरानी, सच में नौकर बनी है जाकर के, वो उसको बोलती है जॉब। उससे पूरी फैमिली की सेहत भी खराब हो रही है और पूरी फैमिली का कल्चर खराब हो रहा है। और बच्चे अब
पीछे से क्या देख रहे हैं मोबाइल में, पीछे से क्या कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि अब बच्चों को संभालने के लिए शहरों में आया आ गई है। अब ये फैमिली कल्चर तोड़ना, ये भी षड्यंत्र कितना बड़ा है। महिलाओं की बात है, हमारी महिलाएं कितनी साक्षर होती थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई हमारा पैसा रुपए का जो हिसाब किताब है सारी महिलाएं रखती थी, आदमी अपने पास पैसा रखता नहीं था। दूसरा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आयुर्वेद की कितनी बड़ी जानकार रही होंगी कि हमारे घर में कोई भी बंदा बीमार हो गया, उसको दवाई बूटी क्या देना है, खाना क्या बनना चाहिए, किस तरह का सारा ज्ञान उनको होता था घर में रहते हुए। तो आप ये सवाल तो छोड़ ही दीजिए कि, और जब सारा, क्योंकि एक आदमी को तो संभालना होता है। अगर जो नेचुरल तरीके से आप मेरी बात करते हैं, जैसे मैं आज पेरेंटिंग पे बात करता हूं, तो पेरेंटिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं ये बोलता हूं हमेशा मां बाप को कि एक बच्चे को पालने के लिए हमको पूरा गांव चाहिए होता है, पूरा गांव, और एक बंदा 24 आवर चाहिए होता है। तो 24 घंटे उस बच्चे के साथ कौन रह सकता है? जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, और वो है मां। तो घर परिवार आपका केवल तभी सुरक्षित है, बच्चे आपके तब तक स्वस्थ मानसिकता के रहेंगे जब तक मां बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगी। और ये बात को मां ने समझा था और खुद जिम्मेदारी ली थी। ये नहीं था कि उसको चूल्हे चौके तक सीमित रख दिया था, ऐसा ड्रामा करा गया कि मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही हूं। अरे भाई, तुम्हारे पास एक नेचुरल कला है, औरत के पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। पहली नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो मतलब 24 घंटे भाव में रह सकती है। वो उसने अपने बच्चे को जब दूध पिलाना है, अपने बच्चे को जब खाना खिलाना है, अपने परिवार को जब खाना खिलाना। आदमी तो भाव विहीन भी हो जाता है कभी, औरत कभी भाव विहीन नहीं होती है। और हमको बचपन से सिखाया बताया जाता है कि हमको मालूम है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो औरत जिस तरह के भाव में रहेगी वैसा ही भाव उस खाने में जाएगा और वैसे ही हम लोग बनेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि खाने को भी कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया, और औरत की जगह, घर की औरत की जगह आया से खाना बनाना, कुक रखना, और ये ड्रामा चालू करना कि और इसकी जगह पे तो एक नौकरानी रख दो, ऐसा कर दो। वो नहीं है यार, वो अपना घर बनाने का काम कर रही थी कि आप एक काम तुम कर लो, बाहर का काम तुम कर लो, घर का मैं कर लूं। नहीं तो आदमी थोड़ा इतना भाव में रह सकता है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, वो फिजिकल ज्यादा होता है, वो मतलब इमोशनल ज्यादा होती है, और ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो उसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमने अपना बांटा हुआ था, और उसको उन्होंने इस तरह से डाल दिया कि हमारे बच्चों के दिमाग में, नए बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। फिर पूरे परिवारों को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जब से ये एकता कपूर आई है, जितेंद्र की बेटी, इसको तो ठेका मिला हुआ है अपने देश के सारे समाज को तोड़ने का। मतलब इसने पहली बार बताया कि सास और ननंद मिलकर षड्यंत्र रचती हैं भाभी के खिलाफ, मतलब बहू के खिलाफ में। तो हमारी लड़कियां जो है वो पहले ही शादी से पहले ही कहने लगी, मैं गांव में नहीं रहने वाली, मैं तो शहर में रहूंगी, और मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं जाने वाली, मैं तो अकेली रहूंगी, मुझे तो शादी होते ही सबसे पहले अलग होना है। ये सारी बातें उसने, टीवी ने हमारे दिमाग में जहर डाला सारा का सारा, अदरवाइज ऐसा कुछ था नहीं। आजकल चल रहा है लड़का लड़की बन जाओ, लड़की लड़का बन जाओ, लड़का लड़की कुछ होता ही नहीं। सरकार कह रही है लड़का लड़की कुछ मानक ही नहीं होता, वो ऐसा बोल रही है। वो कहती है लड़का लड़की बराबर है, हम कहते हैं लड़का लड़की बराबर नहीं है। कुदरत ने लड़की को बहुत ऊंचा बनाया है। हमारे यहां देवियों पूजा की जाती है यार, लड़की को देवी मान करके। तो कैसे बराबर हो गई वो आदमी के? है आदमी के बराबर है ही नहीं वो। परमात्मा ने उसको पहले ही ऊंचा करके, हमने पहले ही अपना सिद्धांत बनाया कि वो ऊंचा लेवल है उसका। लेकिन इन्होंने औरत को आदमी के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बराबर लाने का मतलब उसका लेवल गिरा रहे हैं कि तुम्हारी लड़की को बाहर भेजो, तुम्हारी लड़की धक्के खाए लड़कों की तरह, तुम्हारी लड़की जाकर के वहां दारू पिए, सिगरेट पिए, व्यभिचार करे, सारे उल्टे काम करे। ये सिखा रहे हैं ना वो हमारी लड़कियों को। ये ऐसा बराबर ला रहे हैं ना, वो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, उसका लेवल गिरा रहे हैं। और फिर उसको फेमिनिज्म बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लड़कियों को बराबर ला रहे हैं। बारिश होते ही सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को क्या बोलेगा? क्या बोलता है? बारिश हो गई, बढ़िया मौसम हो गया, क्या बोलेगा? पकोड़े बना लो, देखो क्या बोलो, है कि नहीं? निकलता ना अपने आप से। पता है क्या है, आयुर्वेद में यह मेंशन्ड है कि बारिश के मौसम में जितना तेल खाएंगे उतना शरीर हेल्दी रहेगा। तेल ही बॉडी पे लगाओ, तेल ऐसे ही होता है, तेल सरसों का तेल। तो वो तेल, उसको हमने अपनी मान्यता बना लिया। वो एक्चुअली नियम है कि जब बारिश होगी तो आपको तेल ही खाना है, उसको हमने फैशन बना लिया। समझ गए ना? असल में वो नियम है। ऐसा करके हमारे पुरखे हमको नियमों के रूप में मान्यताएं देकर गए हैं। हमने एकादशी का व्रत कब रखना है, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखना है पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, फिर रमजान में कैसे आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, फिर आपको मतलब अलग अलग समय पर आपको कब खाना है, कब खीर बनानी है, कब आपको क्या बनाना है, कब क्या खाना है। ये सब हमारी मान्यताओं में शामिल कर दिया गया और नियम थे असल में। वो मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से थे। अब देखो ना, होली पे हम लोग गोबर ही लगाते थे, गलियों में पड़ा हुआ गोबर से हम होली खेलते थे ना, सबको ऐसे रगड़ते थे, सबको रगड़ते थे।
और वो रगड़ने से अभी पता चलता है, हमको भी पहले पता नहीं था, हम भी पहले सोचते थे क्या यार क्या होली, गंद में होली खेलते हैं, गोबर भी कोई रगड़ने की चीज होती है। अब पता चलता है कि आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं तो वो गोबर लपेटते हैं हम पे। मैं कहा ये क्यों करते हैं? वो बताते हैं कि अगर जो होली का जो दिन होते हैं, जो होली का जो त्योहार होता है, उसके बाद जो मौसम आता है, उस मौसम में स्किन की एलर्जी के चांसेस होते हैं और उसको बचाने का काम केवल गोबर कर सकता है। तो वो हमारे त्योहारों में बीमारियों के इलाज छुपे होते थे। जन्माष्टमी के ऊपर जो पंजीरी खाई जाती है, उस पर हमारे वैद्य जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई हुई है। उस पंजीरी में पड़ने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमको उस पित्त जो खराब हो जाता है उसको शांत करने के लिए ही वो त्योहार मनाया जाता है। हमारे हर त्योहार में साइंस छुपी हुई है। हमारे पुरखे ऐसे बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने हर त्योहार को बड़े साइंटिफिकली डिजाइन किया था। तो जब हम लोग जुड़ेंगे तो आपको एक एक चीज के ऊपर समझ बनती जाएगी कि हम ये त्योहार के बाद खीर क्यों चालू करते हैं, इस दिन का सारा दूध हम लोग क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी लस्सी क्यों नहीं, उस दिन हम बिलोते क्यों नहीं है, वो सब साइंस की छुपी हुई है।